नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। मिडिल ईस्ट व देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों से। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था कि लेबनान और इजराइल के बीच समझौते के बाद सीज़फायर के बाद कुछ शांति छाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नज़र नहीं आ रहा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, कभी भी वो फूट सकता है। आज ही की बात किया जाए तो सीरिया में अब जंग शुरू हो चुकी है और जो उसका एलेपो वाला हिस्सा है जहाँ पर अमेरिका और इजराइल का कब्जा है, और वहाँ पर कुछ आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन ने भी कब्जा कर रखा है। वहाँ पे रूस के हवाई हमला ज़बरदस्त किया है। इससे कई आतंकियों के मारे जाने की सूचना सामने आई है। बताया चले कि एलेपो के ऊपर सीरिया जो है वो एक ऐसा देश है जिस पर 5 लोगों ने कब्जा कर रखा है। एक तरफ से अमेरिका का कब्जा, इजराइल का कब्जा है, तो दूसरी तरफ से तुर्की ने भी कब्जा कर रखा है। कुछ हिस्सा ऐसा है जो अ, असद के हिस्से में आया है, और इस तरह से और कुछ पे रूस का कब्जा है। ये सभी जितने भी मुल्क हैं, जो अलग-अलग मुल्क हैं, उन्होंने सीरिया में जो कब्जा कर रखा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तेल और गेहूँ को लूट रहे हैं। इस बीच जब जब से लेबनान और इज़राइल के बीच में समझौता हुआ, सीज़फायर हुआ है, उसी टाइम इज़राइल के नेतन्याहू ने कहा था कि सीरिया के जो असद हैं, वो आग से खेल रहे हैं, और उसके बाद उसने हमला भी किया था सीरिया के ऊपर। आज आलम ये है कि जब आतंकी टर्की और अलग-अलग क्षेत्रों से एलेप्पो के ऊपर पहुँचे और वहाँ पर कब्ज़ा करना शुरू किया, हमला करना शुरू किया, तो फिर पहली बार ऐसा हुआ कि रूस ने सीरिया की सेना के साथ मिलकर एलेप्पो को खाली कराने का काम शुरू कर दिया, और रूस ने वहाँ पे ज़बरदस्त बमबारी भी किया, जिससे कई लोगों के मारे जाने की सूचना सामने आ रही है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये चाल किसकी है? ये चाल है अमेरिका की। दरअसल पूरे सीरिया के ऊपर अमेरिका और इज़राइल मिलकर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ताकि वहाँ का जो तेल है और गेहूँ है वो उनके कब्ज़े में जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हिज़्बुल्लाह को जो असलहे हैं वो ईरान से इसी सीरिया के सड़क द्वारा लेबनान तक पहुँचता है, उसको इज़राइल रोकना चाहता है। इसीलिए सीरिया को अपने कब्ज़े में करना चाहता है, उस रास्ते को पूरी तरह से रोकना चाहता है, और इसी को देखते हुए उससे उसका हमला लगातार तेज़ हुआ। लेकिन अब जिस प्रकार से रूस ने एंट्री किया है, उससे अब ये जो युद्ध है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सीज़ फायर की बात ज़रूर हुई दोनों के बीच में, लेकिन इसके बाद भी इज़राइल ने दक्षिण लेबनान के जो बॉर्डर एरिया वहाँ पर उसके जो लड़ाके हैं, उसकी जो सेना है उसने गोलीबारी किया और हवाई हमले भी किया। कहा गया कि हिज़्बुल्लाह के जो लड़ाके हैं दक्षिण जो लेबनान है वहाँ के घरों में मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि जब सीज़ फायर हो गया है तो अब जाए जो हिज़्बुल्लाह के जो लड़ाके चाहे जहाँ जाएँ, इससे किसी का क्या लेना-देना? लेकिन इसके बाद भी इज़राइल ऐसा कुछ मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल देखना ये होगा कि हिज़्बुल्लाह भी इसका जवाब देता है या नहीं देता। लेकिन उधर उधर हिज़्बुल्लाह के जो चीफ़ हैं नईम कासिम, उन्होंने कहा है कि अगर इज़राइल सीज़फायर को तोड़ता है तो वो भी उनका भी जो हाथ है, उँगली है, वो बटन पर है, और किसी भी समय वो एक बार फिर से हमला कर सकते हैं इज़राइल के ऊपर। तो सीधी-सी बात है कि जो सीज़फायर हुआ है, अलग-अलग शर्तों के आधार के ऊपर वो सीज़फायर इज़राइल ने तोड़ा है, और इसका जवाब हिज़्बुल्लाह की तरफ से ज़रूर दिया जाना लाज़मी है। बात किया जाए अगर यूक्रेन और रूस की, तो रूस का हमला यूक्रेन पे बहुत तेज़ हो गया। हालाँकि एक तरफ से अमेरिका और दूसरे नाटो देशों के द्वारा हथियार यूक्रेन को सप्लाई किया जा रहा है, और जो बाइडेन ने आधुनिक मिसाइलें भी यूक्रेन को उपलब्ध कराई हैं, जिसका प्रयोग वो रूस पर हमला करने के लिए कर रहा है। इसको देखते हुए रूस का हमला तेज़ हो गया, ऐसे-ऐसे मिसाइलों से कीव के ऊपर हमला शुरू किया, जिससे काफ़ी नुकसान कीव को हो रहा है, कि कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी। और ऐसे में माना जा रहा है कि रूस कभी भी कीव के अंदर, रूस की जो सेना है वो कीव के अंदर कभी भी घुस सकती है, और यहाँ तक कि ये भी सूत्रों के साथ बात सामने आ रही है कि कभी भी परमाणु बम का भी प्रयोग रूस यूक्रेन के ऊपर कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो समूचे देश दुनिया में तबाही मचेगी, उससे ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना हम सब बचेंगे। बात किया जाए अगर देश की हिंदुस्तान की बात किया जाए तो हिंदुस्तान के भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं। महाराष्ट्र में अभी तक सरकार बन नहीं सकी है, वहाँ तो उठा-पटक मची हुई है। एक तो जहाँ शिंदे मुख्यमंत्री का दावा ज़रूर छोड़ा उन्होंने, लेकिन वो गृह मंत्रालय माँग रहे हैं, और ना मिलने पर नाराज़ होकर वो घर चले गए। और यही वजह है कि अभी तक वहाँ सरकार गठित नहीं होने पाई है। पहले दिसंबर को माना जा रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद महागठबंधन की बैठक होगी। अब इसमें देखना ये है कि शिंदे उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, जो कि सूत्रों के साथ एक और भी बात सामने, जो कि शिंदे के काफ़ी करीबी हैं, उनका कहना है कि जब-जब शिंदे अपने गाँव गए हैं, तब तक उन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले जब वो गाँव गए थे, तो उन्होंने जो महाअघाड़ी है के अलग हुए थे और उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया था। अब यहाँ पे एक बार फिर से बात सामने आ रही है कि अपने गाँव गए हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो ऐसे माना जा रहा है क्या वो गठबंधन से अलग होकर एक बार फिर से अपने पुराने घर जा सकते हैं या नहीं? अगर घर जाते हैं तो फिर वहाँ की जो राजनीति है काफ़ी उथल-पुथल वहाँ पे मच सकती है। बात किया जाए अगर संभल की, तो संभल में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही रोक लगा दिया था निचली अदालत से कि कोई भी नया फैसला, कोई नया भी आदेश जारी ना करे। हालाँकि जब 1991 का जो निर्देश है उसको लागू करने की बात उस समय की गई, लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर किसी तरह की कोई सख्त टिप्पणी बहरहाल नहीं किया, लेकिन सिर्फ ये ज़रूर किया है कि फिलहाल नए आदेश के ऊपर रोक लगा दिया है। और दूसरी तरफ अजमेर में भी वहाँ की अब बात उठने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट इसको भी संज्ञान ले और किसी भी प्रकार का सर्वे ना होने दें। बहरहाल देखना ये होगा कि चारों तरफ जो मस्जिद को लेके उधम मची हुई है, उस पे कितना अंकुश लगेगा। उत्तरकाशी की बात किया जाए तो उत्तरकाशी में वहाँ पर जो एक कुछ संगठन है उन्होंने 1 दिसंबर को महापंचायत करने का ऐलान किया है और कहा है कि वहाँ पे जो एक मस्जिद है, उस मस्जिद को सूत्रों के साथ ये बात सामने आ रही है कि उस मस्जिद को वो तोड़ने का इरादा है। हालाँकि उत्तराखंड की सरकार ने कहा कि ना तो महापंचायत को अनुमति दी गई है और ना ही मस्जिद को किसी प्रकार का नुकसान होने देंगे। बहरहाल ये तो वक़्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार से मस्जिदों को लेकर हमला जारी हुआ है वो अत्यंत चिंता की बात है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की जो नफरती चीज़ें हैं वो आगे ना बढ़ें, भाईचारे की डोर मजबूत हो और भारत जिसके लिए प्रसिद्ध धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रसिद्ध है दुनिया में, वो धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा कायम रहे। हम सबकी यही दुआ भी है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.